टू जी बॉटनी सेंटर। आई एम विकास कुमार। पिछले लंबे समय से इस चैप्टर को चल पढ़ते आ रहे हैं, अध्याय 3 मानव प्रजनन। अब इसमें 2 क्लास और लगेंगे, चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। 2 से 3 क्लास और लगेंगे, चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़े हैं? तो हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी मानव प्रजनन के निम्नलिखित घटनाएं होते हैं। उसमें जो सबसे पहली घटनाएं होते हैं युग्मक जनन, उसके बारे में संपूर्ण हम लोग समझ चुके। उसके बाद उसमें हम लोग शुक्राणु की संरचना, अंडाणु की संरचना, एक मासिक चक्र के बारे में भी पढ़ना था, वो भी पढ़ चुके हैं। अब जो दूसरा घटना है इंसेमिनेशन, वीर्यसेचन, इसके बारे में बात करेंगे आज, और साथ ही साथ निषेचन क्रिया पर भी बात करेंगे। तो समझते हैं पहले वीर्यसेचन क्या है। वीर्यसेचन, इसको इंग्लिश हम लोग बोलते हैं इंसेमिनेशन। मैथुन कॉपुलेशन की क्रिया के दौरान नर अपने शीशन द्वारा मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र मीन्स योनि, मादा जनन तंत्र का किस भाग में कॉपुलेशन होता है? तो योनि वाले भाग में होता है। योनि में वीर्य का त्याग करता है, वीर्य का त्याग करता है। इस क्रिया को वीर्यसेचन कहते हैं। डेफिनेशन समझिए। मैथुन की क्रिया के दौरान नर अपने शीशन द्वारा मादा जनन तंत्र में वीर्य का त्याग करता है, इस क्रिया को वीर्यसेचन कहते हैं। समझने की समझिए। प्लांट में हम लोग पढ़े थे परागन, पॉलिनेशन। नर तथा मादा जब जो है पॉलन ग्रेन एम्ब्रायो साइक भ्रूण कोष के पास जा रहे थे, तो उस क्रिया को क्या बोले? परागन। उसी प्रकार जब शुक्राणु का निर्माण हो गए, अंडाणु का निर्माण पूरी तरह से समझ गए, तो शुक्राणु को अंडाणु के पास जाना होगा। अंडाणु जो है वो अगतिशील होते हैं और शुक्राणु गतिशील होते हैं, तो शुक्राणु को ही अंडाणु के पास जाना होगा। तो जाने का जो रास्ता होगा, जो तरीका होगा, उसी तरीका को यहाँ पर जो ह्यूमन में जो टर्म दिया गया उसका नाम है वीर्यसेचन। वीर्यसेचन का मतलब क्या? कॉपुलेशन के दौरान, कॉपुलेशन के दौरान नर अपने शीशन द्वारा, शीशन ही वह एक्सटर्नल जेनिटलिया है, बाह्य जननांग अंग है, जो मादा जनन तंत्र में प्रवेश करते हैं, वही जो है क्या करेंगे? मादा जनन तंत्र योनि में वीर्य का त्याग करेंगे। वीर्य आपको पढ़ाए थे कि नर जो है वास्तव में वीर्य को स्राव करते हैं। वीर्य में क्या क्या होते हैं? तो वीर्य में शुक्राणु होते हैं, और क्या होते हैं उसमें जो है सेमिनल प्लाज्मा होते हैं। सेमिनल प्लाज्मा में 3 ग्रंथि का स्राव होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, सबसे पहले सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, तीनों का स्राव होते हैं, और शुक्राणु होते हैं। ये चारों मिलकर बनाते हैं वीर्य। तो समझ पाए? वीर्य को वो क्या कर रहे हैं? योनि में जो है वीर्य को त्याग कर रहे हैं। इसी क्रिया को क्या बोलेंगे? वीर्यसेचन, इंसेमिनेशन। समझ पाए? अब देखो, शीशन द्वारा योनि में करीब करीब गर्भग्रीवा के पास त्याग करता है। शीशन जो है योनि में शुक्राणु को कहाँ छोड़ेंगे? शीशन द्वारा योनि में शुक्राणु को, यहाँ पे लिख दीजिए शुक्राणु को, वीर्य को लिखिए, शुक्राणु से बेटर रहेगा। वीर्य को करीब करीब गर्भग्रीवा के पास त्याग करता है। शीशन जो है आखिर शुक्राणु को योनि में कहाँ पर स्राव करेंगे? तो योनि और गर्भग्रीवा के पास का जो नजदीक वाला एरिया होंगे, वहीं पर जो है शीशन वीर्य को स्राव करेंगे। शीशन द्वारा एक एजुकुलेशन में लगभग 2 से 5 ml वीर्य का त्याग होता है। शीशन जो है एक बार में कितना वीर्य को त्याग करते हैं? 2 से 5 ml, ये पहले भी लिखाए हुए हैं, त्याग करते हैं, जिसमें लगभग 200 से 300 मिलियन शुक्राणु, मतलब 200 से 300 लाख शुक्राणु होते हैं। ये समझ में? शुक्राणु वीर्य में अक्रिय अवस्था में होते हैं। जब शुक्राणु वीर्य में होते हैं, वीर्य में 3 ग्रंथि के भी स्राव होते हैं, जब उन सबों के साथ शुक्राणु होते हैं तो शुक्राणु उस अवस्था में अक्रिय होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते, डीएक्टिवेट होते हैं। तब ये एक्टिव कब होते हैं? जब शुक्राणु मादा जनन तंत्र में प्रवेश करता है, तब मादा जनन तंत्र द्वारा कुछ स्राव होता है, जो एक्रोजोम, शुक्राणु के हेड वाला, सिर वाले भाग में एक्रोजोम होता है, एक्रोजोम पर स्थित आवरण को हटाता है। इस क्रिया को शुक्राणु का योगतार्जन या फिर कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म कहते हैं। मतलब ये अवस्था वो हो गए शुक्राणु को सक्रिय करने की अवस्था। तो शुक्राणु सक्रिय कहाँ होते हैं? जब मादा जनन तंत्र में वो प्रवेश करते हैं, तो मादा जनन तंत्र द्वारा कुछ स्राव होते हैं, तो वो स्राव क्या करते हैं? शुक्राणु के एक्रोजोम का जो परत होते हैं उसको नष्ट करते हैं और शुक्राणु को एक्टिव कर देते हैं। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? शुक्राणु का योगतार्जन, कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म।
यहाँ समझ पाए, शुक्राणु जो है वीर्य में अक्रिय अवस्था में होते हैं। जब वो मादा जनन तंत्र में प्रवेश कर जाएंगे तब मादा जनन तंत्र द्वारा जो कुछ पदार्थ स्रावित होते हैं वो पदार्थ क्या करते हैं, शुक्राणु को कैपेसिटेंस करते हैं, शुक्राणु का युक्तार्जन करते हैं, शुक्राणु को एक्टिव कर देते हैं। शुक्राणु का सक्रियता मादा जनन तंत्र में होता है। ये क्वेश्चन सीधा पूछा भी गया है कि शुक्राणु का युक्तार्जन कहाँ पे होता है, तो मादा जनन तंत्र में होते हैं। शुक्राणु का सक्रियता कहाँ पर होता है, तो मादा जनन तंत्र में होता है। शुक्राणु योनि से गर्भगृह गर्भाशय होते हुए अंडवाहिनी में प्रवेश करता है। शुक्राणु जो है अंडवाहिनी में चले गए, अब उधर से अंडाणु अंडवाहिनी में आएंगे, दोनों मिलेंगे और निषेचन की क्रिया होंगे। तो ये समझ पाए इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन को सीधा बहुत छोटा सा है इंसेमिनेशन कि नर जो है अपने शिशन से मादा जनन तंत्र मीन्स योनि में वीर्य को त्याग करेंगे। इसी क्रिया को क्या बोलेंगे, वीर्य सेचन। जब शुक्राणु जो है ये वीर्य जो है मादा जनन तंत्र योनि में त्याग किए जाते हैं तो योनि होते हुए गर्भगृह से गर्भाशय होते हुए अंडवाहिनी में पहुंच जाते हैं और अंडवाहिनी में ही निषेचन की क्रिया होता है। तो यही सारे घटनाओं को हम लोग वीर्य सेचन कहते हैं। तो यहाँ समझ पाए सारे वीर्य सेचन क्या होते हैं। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे सीधा निषेचन पे। तो इनको समझ पाए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ये पूरा इवेंट को देखिए यहाँ पे लिखिएगा, शीशम द्वारा योनि में वीर्य का करीब करीब गर्भगृह के पास त्याग होता है या करता है। शीशम द्वारा योनि में करीब करीब योनि में वीर्य का त्याग करीब करीब शीशम द्वारा योनि में वीर्य का त्याग करीब करीब गर्भगृह के पास होता है। सेंटेंस को फिर से रिपीट कर देते हैं। शीशम द्वारा योनि में वीर्य का त्याग करीब करीब गर्भगृह के पास होता है। ठीक है, चलिए ये आपका इंसेमिनेशन का इवेंट था, समझ गए। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा देर बाद निषेचन पे, पहले इनको नोट कर लीजिए। तो अभी हम लोगों ने जो है इंसेमिनेशन वीर्य सेचन को समझे कि वीर्य सेचन क्या होता है, वो घटना को समझ गए। अब जो है तीसरा घटना जो है जिसको हम लोग बोलते हैं निषेचन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन पहले भी सुनने पड़े हैं कि नर तथा मादा युग्मक की निषेचन की क्रिया, नर तथा मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। एक शब्द होता है युग्मक संलयन सिंगैमी। सिंगैमी और निषेचन में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस है। निषेचन के अंदर सिंगैमी आते हैं, सिंगैमी के अंदर निषेचन नहीं आते हैं। ये निषेचन और सिंगैमी वाली बात चैप्टर 2 में ही हम समझाए हुए थे। नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के संलयन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। सिर्फ अगर कहते हैं नर युग्मक तथा मादा युग्मक की संलयन की क्रिया को युग्मक संलयन कहते हैं, लेकिन युग्मक संलयन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। यही दोनों में फर्क है, युग्मक संलयन और निषेचन में। समझे? निषेचन की क्रिया मादा की अंडवाहिनी में एम्फ्यूला स्थमस जंक्शन पे होता है। निषेचन का जगह पता चले कि निषेचन कहाँ पे होता है, ये पहले भी बताया हुआ है। निषेचन की क्रिया अंडोत्सर्ग के 24 घंटे के अंदर होना चाहिए, अन्यथा अंडाणु नष्ट हो जाता है। देखिए अंडाणु का जो जीवन काल होता है, द्वितीय अंडकोशिका जो है जब बाहर निकले हैं अंडाशय से और वो अंडवाहिनी में प्रवेश किए हैं तो उसका जीवन काल 24 घंटा तक होता है, और शुक्राणु का जीवन काल 72 घंटा तक होता है। तो अंडाणु जो है क्या है, उसको जब वो निकले उसके 24 घंटा के अंदर जब तक कोई शुक्राणु उसके पास नहीं जाएंगे तो वो निषेचित नहीं हो पाएंगे, फिर नष्ट हो जाएंगे। तो निषेचन अगर अंडोत्सर्ग 14वां दिन है तो निषेचन कब तक होने की चांसेस है, 15वां दिन तक। समझ पाए? चलिए उसके बाद क्या है कि लाखों शुक्राणु में से सिर्फ एक ही शुक्राणु अंडाणु का निषेचित करता है। लाखों शुक्राणु बनते हैं, 200 से 300 लाख शुक्राणु जो है होते हैं, उसमें से एक ही शुक्राणु जो है अंडाणु को निषेचित करता है, बाकी बात सब कुछ नहीं करता, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। मानव में निषेचन की घटना, मानव में अब निषेचन जो हो रहे हैं वो किस घटना, उसमें किसके अंतर्गत क्या क्या घटनाएं आ रहे हैं, उस घटनाओं को समझते हैं। तो पहला घटना है एक्रोसोमल रिएक्शन, दूसरा है कॉर्टिकल रिएक्शन, तीसरा है स्पर्म एंट्री शुक्राणु प्रवेश, चौथा है एम्फीमिक्सिस,
जिसको उभय मिश्रण कहते हैं। इसी का एक और नाम है कैरियोगैमी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर कैरियोगैमी। इसी का एक और नाम है कैरियोगैमी। किसका? एम्फीमिक्सिस का। समझ में? ये 4 घटना को समझेंगे, निषेचन की क्रिया समाप्त हो जाएंगी। चलिए यहाँ तक लिखिए, फिर हम लोग एक एक करके सारे घटना को समझेंगे। पहला घटना जो है एक्रोसोमल रिएक्शन, सबको समझेंगे। तो इसका पहला स्टेप देखते हैं कि क्या क्या निषेचन में जो है क्या क्या घटनाएं हो रही है। तो पहली घटना है एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन क्या है, इस पर बात करते हैं। एक्रोसोम के अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं, जिसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी कहते हैं, भरे होते हैं, जिसे सुक्रानोलाइसिन्स कहते हैं। एक्रोसोम में जो लिक्विड भरा पड़ा होता है, जो पदार्थ भरा होता है, उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? सुक्रानोलाइसिन्स। सुक्रानोलाइसिन्स में हाइलुरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम तथा जोनालाइसिन आदि पदार्थ होते हैं। आदि पदार्थ होते हैं। किसमें? सुक्रानोलाइसिन्स में हाइलुरोनिडेज, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम और जोनालाइसिन के अलावा भी कुछ पदार्थ होते हैं। कोरोना, उसके बाद ये तीनों क्या, ये जो तीनों पदार्थ भरे हुए हैं सुक्रानोलाइसिन्स में, उसका क्या कार्य है? तो सबसे पहला हाइलुरोनिडेज का आप समझते हैं। हाइलुरोनिडेज पुट्टिका कोशिका के आधार द्रव्य पर प्रभावी हो गए। जो कि अंडाणु कोशिका जो पुट्टिका से निकले हैं, तो पुट्टिका का कुछ भाग उसके चारों तरफ होंगे, तो उस भाग को नष्ट करने का काम हाइलुरोनिडेज करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। दूसरा, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कोरोना रेडिएटा के झिल्ली को गलाता है। आप अंडाणु का संरचना देखे थे, उसमें क्या था कि सबसे बाहरी परत है जिसका नाम है कोरोना रेडिएटा। तो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या करेंगे, उस बाहरी झिल्ली को, कोरोना रेडिएटा के झिल्ली को नष्ट कर देते हैं, गला देते हैं। फिर है जोनालाइसिन। जोनालाइसिन जोना पेलिसुडा के झिल्ली को गलाता है। उसके बाद क्या है, कोरोना रेडिएटा के अंदर जोना पेलिसुडा परत है, जोना पेलिसुडा को भी नष्ट करेंगे जोनालाइसिन। ये तीनों परत को, मतलब कह सकते हैं 2 परत को, और बाहर में जो पुट्टिका का थोड़ा बहुत कोशिका आधार द्रव्य भरे बचे हुए थे, ये सबको नष्ट करने का काम कौन कर रहे हैं? एक्रोसोम कर रहे हैं, और एक्रोसोम नष्ट हो जाएंगे। इतना काम करने के बाद एक्रोसोम भी नष्ट हो जाएंगे। समझ पाए यहाँ तक? अब देखिए, इसमें 2-3 बातें और लिखना है, लिखना भूल गया, अच्छा इसके बाद लिखा देंगे। कॉर्टिकल रिएक्शन, इसके बाद क्या है? कॉर्टिकल रिएक्शन। समझ पाए? एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एक्रोसोम रिएक्शन कर रहे हैं किस पर? कोरोना रेडिएटा पे, जोना पेलिसुडा पे, और उसको नष्ट कर रहे हैं, ताकि शुक्राणु जो है, शुक्राणु का जो न्यूक्लियस है, अंडाणु के न्यूक्लियस के साथ मिल सके और निषेचन की क्रिया संपन्न हो सके। फिर कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होते हैं, जैसे ही शुक्राणु तथा अंडाणु का कोशिका झिल्ली आपस में संयोजित होता है। और एक पॉइंट यहाँ पे लिखना, समझाना भूल गए। एक्रोसोमल रिएक्शन के कारण शुक्राणु तथा अंडाणु का कोशिका झिल्ली आपस में संयोजित हो पाता है। अब अंडाणु में विटिलाइन मेम्ब्रेन बच गए, जोना पेलिसुडा और कोरोना रेडिएटा हट गए, तो क्या बच गए? विटिलाइन मेम्ब्रेन। और शुक्राणु का जब एक्रोसोम वाला पार्ट हट गए, तो उसमें क्या? सेल मेम्ब्रेन बचे। सेल मेम्ब्रेन और विटिलाइन मेम्ब्रेन आपस में संयोजित होंगे, तो किसके कारण संयोजित हो पा रहे हैं? एक्रोसोमल रिएक्शन के कारण हो पा रहे हैं। अब कॉर्टिकल रिएक्शन को समझते हैं। कॉर्टिकल रिएक्शन, जैसे ही शुक्राणु तथा अंडाणु का कोशिका झिल्ली आपस में संयोजित होता है, जब क्या हुए कि कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसुडा का परत हट गए, तो क्या हुआ? अंडाणु का कोशिका झिल्ली और शुक्राणु का कोशिका झिल्ली आपस में संयोजित करते मिल जाते हैं। तब क्या होता है? कॉर्टिकल रिएक्शन होता है। दोनों झिल्ली जब आपस में मिलते हैं तो एक प्रकार का रिएक्शन होता है, जिसको बोला जाता है कॉर्टिकल रिएक्शन। इस रिएक्शन के द्वारा ही बनते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का काम ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ करके उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मोटा कर देते हैं और डीपोलराइजेशन कर देते हैं, मतलब उसमें विद्युत धारा का प्रभाव, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को बना देते हैं। कोशिका झिल्ली से जुड़कर उससे मोटा कर देता है, जिससे अब देखिए क्या कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बनाए, कौन? कॉर्टिकल रिएक्शन के द्वारा। वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या करेंगे? कोशिका झिल्ली से जुड़कर
जो उसको दोनों का झिल्ली जो जुड़े हुए थे उस झिल्ली से जुड़ करके वो झिल्ली को मोटा बनाता है, जिससे क्या होते हैं कोई दूसरा स्पर्म उसको आकर निषेचित ना कर सके। एक अंडाणु को एक ही शुक्राणु निषेचित करेंगे, क्योंकि वहां पे जो है एक शुक्राणु जैसे उसके पास पहुंचे तो वो शुक्राणु क्या किया, क्रोमोसोम से कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिस्टिवरा को हटा दिए। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों मिल गए, दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब मिल गए तो उसमें कॉर्टिकल रिएक्शन हुए। कॉर्टिकल रिएक्शन के बाद कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स बने, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ जम गए। अब जो है वो मोटा लेयर बन गए, जिससे अब कोई भी एक्रोजोम आकर उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। इसीलिए कि एक शुक्राणु ही एक अंडाणु को निषेचित कर पाता है। तो यहाँ तक समझ पाए कॉर्टिकल रिएक्शन। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्पर्म एंट्री पे, और उसके बाद आप बात करेंगे हम लोग कैरियोगैमी पर। तो यहाँ तक समझे, इसको नोट कीजिए। तो अभी दो हम लोग घटना को समझे, एक सबसे पहला समझे एक्रोसोमल रिएक्शन, फिर कॉर्टिकल रिएक्शन को समझे। अब तीसरा जो है स्पर्म एंट्री। स्पर्म एंट्री का मतलब क्या होता है समझते हैं। जब शुक्राणु तथा अंडाणु द्वितीय अंड कोशिका का केंद्रक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तब द्वितीय अंड कोशिका में फर्टिलाइजेशन कोन का निर्माण होता है। कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या हुआ कि दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में जुड़ गए थे और एक मोटा परत को बना लिए थे। दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जुड़ करके एक मोटा परत बना लिए थे, जिससे कोई दूसरा शुक्राणु उस पर आकर प्रवेश ना कर सके। तो उस चीज को वो बचा रहे थे। जब दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में मिल गए तो दोनों का क्या केंद्रक आपस में मिलेंगे। तो वही है कि जब शुक्राणु तथा द्वितीय अंड कोशिका का केंद्रक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तब द्वितीय अंड कोशिका में फर्टिलाइजेशन कोन का निर्माण होता है। एक उभार बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। द्वितीय अंड कोशिका में एक उभार सा भाग बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कोन। फर्टिलाइजेशन कोन शुक्राणु के प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल को ग्रहण करता है। आपको शुक्राणु में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बताए थे जो अंडाणु के विभाजन में मदद करते हैं। तो वही बात यहाँ पर समझिए कि जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, क्योंकि मादा युग्मक जो होते हैं उसमें सेंट्रियोल नहीं होते हैं, तो इस शुक्राणु से सेंट्रियोल को वो कौन ग्रहण करेंगे, द्वितीय अंड कोशिका ग्रहण करेंगे, तब जाके वो म्योसिस 2 को पूर्ण करेंगे। तो ग्रहण करेंगे किससे, फर्टिलाइजेशन कोन के थ्रू वो ग्रहण करेंगे। किसको ग्रहण करेंगे, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल को। यही हो गए स्पर्म का एंट्री। स्पर्म जो है अपना अभी फिलहाल वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल को अंडाणु को दिए हैं, अभी क्रोमोसोम को नहीं दिए हैं। क्रोमोसोम को देंगे तो निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाएगा। तो अभी क्रोमोसोम को नहीं दिए, सिर्फ क्या दिए, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल को दिए हैं। चलिए अब जो है लास्ट इवेंट जो है वो कैरियोगैमी या फिर एम्फीमिक्सिस। तो कैरियोगैमी या फिर एम्फीमिक्सिस का मतलब क्या होते हैं, शुक्राणु प्रवेश के बाद जब शुक्राणु जो है क्या किए, शुक्राणु का केंद्रक और अंडाणु का केंद्रक समीप जब आए तो अंडाणु के पास एक उभार बना जिसको फर्टिलाइजेशन कोन बोलते हैं। यही कोन के द्वारा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल अंडाणु में प्रवेश करता है। तो यह शुक्राणु प्रवेश के बाद द्वितीय अंड कोशिका म्योसिस 2 को पूर्ण करता है, क्योंकि जब शुक्राणु प्रवेश कर गए मतलब प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल उसके पास चले गए अंड कोशिका के पास, तो द्वितीय अंड कोशिका क्या है, अब जो उनका म्योसिस 2 रुका हुआ था वहां पे बताया था कि म्योसिस 2 उसका रुका हुआ रह जाता है, वो आकर जो है कैरियोगैमी घटना में आकर पूर्ण होता है। म्योसिस 2 के बाद एक अंडाणु तथा सेकेंड पोलर बॉडी, 2 पोलर बॉडी पहले बने थे, एक पोलर बॉडी यहाँ बनेंगे, 3 पोलर बॉडी टोटल बने। ये हम लोग यूजेनेसिस में पूरा इसके बारे में समझे थे कि कैसे कितना शुक्राणु अंडाणु बनेंगे और कितना पोलर बॉडी बनेंगे। तो म्योसिस 2 के बाद एक अंडाणु तथा सेकेंड पोलर बॉडी का निर्माण होता है। शुक्राणु के केंद्रक को मेल प्रोन्यूक्लियस बोलते हैं तथा द्वितीय अंड कोशिका के केंद्रक को फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ तक समझ गए कि जैसे ही प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल मादा द्वितीय अंड कोशिका के पास पहुंचे तो वो क्या कि जो उसका म्योसिस 2 रुका हुआ था वो कंप्लीट हो जाता है। जब म्योसिस 2 कंप्लीट हो जाते हैं तो अंडाणु का निर्माण हो जाता है। अब अंडाणु का जो केंद्रक है उसको प्रोन्यूक्लियस बोलेंगे, फीमेल प्रोन्यूक्लियस बोलेंगे, और जो मेल का नर का जो केंद्रक है, शुक्राणु का जो केंद्रक है उसको मेल प्रोन्यूक्लियस बोलेंगे। दोनों प्रोन्यूक्लियस अब आपस में संलयन करेंगे। तो जब केंद्रक का संलयन होंगे मतलब गुणसूत्र का एक साथ मिलना जुलना। तो देखिए दोनों केंद्रक एक दूसरे के समीप आता है और दोनों का केंद्रक झिल्ली नष्ट हो जाता है। जब दोनों केंद्रक जो है एक दूसरे के समीप आए, दोनों केंद्रक का झिल्ली जो है केंद्रक झिल्ली जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और दोनों का क्रोमोसोम अब मिल जाते हैं।
दोनों का क्रोमोजोम मिल जाते हैं। 23 क्रोमोजोम मेल का, 23 क्रोमोजोम फीमेल का, मिलकर 46 क्रोमोजोम बन गए। शुक्राणु तथा अंडाणु के गुणसूत्र का संलयन को कैरियोगैमी कहते हैं। कैरियोगैमी का मुख्य बात यही हुए कि जब दोनों का गुणसूत्र आपस में मिल गए तो उसको बोलेंगे कैरियोगैमी, इसीलिए इस इवेंट को बोला गया है कैरियोगैमी। अब इस निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहते हैं। जैसे ही दोनों का गुणसूत्र आपस में संलयन कर गए तभी वो निर्माण कर लेंगे युग्मनज का। ये समझ पाए, पूरा निषेचन की घटना को हम समझाएं। चलिए एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं, पूरा निषेचन की घटना में क्या क्या हुए हैं। तो पहले इनको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग समझते हैं। तो हम लोग पूरी तरह से निषेचन को समझे, पहला इंसेमिनेशन को समझे, फिर निषेचन को समझे। चलिए अब निषेचन का महत्व को समझते हैं कि निषेचन का क्या महत्व है। तो निषेचन का महत्व, इनसे सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं इंग्लिश में। निषेचन से द्विगुणित अवस्था स्थापित होता है। निषेचन से पहले जो युग्मक थे, दोनों युग्मक अगुणित अवस्था में थे, तो निषेचन के ही कारण दोनों युग्मक आपस में संलयन कर पाए और द्विगुणित अवस्था को स्थापित कर पाए। तो निषेचन का ये एक महत्व है। निषेचन से ही क्लीवेज की शुरुआत होती है। क्लीवेज विभाजन सिर्फ निषेचन के जस्ट बाद ही होते, इसके बाद नहीं होते। क्लीवेज के विभाजन जो है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के दौर होते, उसके अलावा कभी नहीं होते हैं। ये क्लीवेज डिवीजन है क्या, इस पर बात करेंगे आगे जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पर आएंगे तब। निषेचन से भिन्नता उत्पन्न होते हैं। जब निषेचन होते हैं मतलब दो अलग अलग युग्मक आपस में मिलते हैं, इसी क्रिया को हम लोग निषेचन बोलते हैं, मतलब उससे विभिन्नता उत्पन्न होता है। निषेचन लिंग निर्धारण में मदद करता है। लिंग निर्धारण में कैसे मदद करते हैं, जब हम लोग चैप्टर 5 में लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे मदद करता है। लेकिन निषेचन जब हो जाते हैं तो उससे ये पता चलता है कि ये मेल होगा कि फीमेल होगा, ये जानकारी पाना आसान हो गया निषेचन के कारण। एक नोट करके 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। निषेचन के लिए सामान्य तापमान, पीएच, सामान्य पीएच, कैल्शियम आयन तथा मैग्नीशियम आयन की आवश्यकता होती है। ये सब अगर इसमें कमी हो जाए तो निषेचन ना होने की संभावना हो सकती है। मगर कैल्शियम सबसे इम्पॉर्टेंट है। कैल्शियम की कमी के कारण निषेचन नहीं होता है। जब कैल्शियम बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे तो निषेचन नहीं होंगे। तो एक बार हम लोग फिर से पूरा रिव्यू देख लेते हैं कि अभी तक क्या क्या हम लोग पढ़े आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में सबसे पहले इंसेमिनेशन पे बात किए, फिर निषेचन पे बात किए। इंसेमिनेशन क्या है? इंसेमिनेशन का मतलब ये हुए कि जो है नर अपने शिशन से वीर्य का त्याग मादा योनि में या फिर मादा जनन तंत्र में करते हैं। इस क्रिया को हम लोग इंसेमिनेशन बोलते हैं। तो इंसेमिनेशन को समझे कि एक एजुकेशन में 2 से 5 ml वीर्य का त्याग होता है, जिसमें 200 से 300 मिलियन जो हैं शुक्राणु होते हैं। एक शुक्राणु ही एक अंडाणु को निषेचित करता है, उतना अंडाणु शुक्राणु की आवश्यकता नहीं होता है। ये सब बातें समझे, इसी को इंसेमिनेशन बोले। उसके बाद निषेचन को समझे। निषेचन में जो है इसके 4 घटना हम लोग देखें। 4 घटना क्या क्या देखें? इसमें पहला घटना थे एक्रोसोमल रिएक्शन, दूसरा घटना थे कॉर्टिकल रिएक्शन, तीसरा घटना थे स्पर्म एंट्री और चौथा घटना थे कैरियोगैमी या फिर एम्फीमिक्सिस। तो सबसे पहला क्रोमोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या हो रहे थे कि शुक्राणु का जो सिर वाला भाग है वहाँ पे एक्रोसोम होते हैं। वहाँ से वो एक्रोसोम में बहुत सारे केमिकल होते हैं, हाइड्रोनुक्लेज होते हैं। उसके बाद क्या है आपका ये उसके अलावा एक पेनिट्रेट कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, उसके अलावा ये पेलुसिडा जोना लाइसिन, ये 3 एंजाइम उसमें मुख्यतः देखा गया। किसमें? शुक्राणु लाइसिन में, स्पर्म लाइसिन में। ये तीनों का काम क्या था? हाइड्रोनुक्लेज का काम क्या था कि वो जो अंडाणु द्वितीय अंडकोशिका जो बाहर निकले अंडोत्सर्ग के बाद, अगर उसके चारों तरफ पुट्टिका का कोई कोशिका अगर रह गए हैं तो उसको नष्ट करने का काम है। उसके बाद जो है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम का काम क्या है? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम का काम है कोरोना रेडिएटा को नष्ट कर देना। उसके बाद जो है लास्ट वाला है जोना लाइसिन। जोना लाइसिन का काम है जोना पेलिसुडा को नष्ट कर देना। तो अंडाणु का जो बाहरी परत था वो सारा नष्ट हो गए। अब बच गया उसका एक ही मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन या फिर उसी का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन बच गए। उसके बाद उसमें जो है एक कॉर्टिकल रिएक्शन होता है। कॉर्टिकल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? जैसे एक्रोसोमल रिएक्शन खत्म हो गए तो क्या क्या बच गए? दोनों का सेल मेम्ब्रेन बच गए। तो शुक्राणु का सेल मेम्ब्रेन और अंडाणु का सेल मेम्ब्रेन दोनों आपस में संलयन कर जाते हैं। संलयन करने के बाद वहाँ पे कॉर्टिकल रिएक्शन होते हैं। कॉर्टिकल रिएक्शन से छोटा छोटा ग्रेन्यूल्स बनते हैं, जिससे
हम लोग कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ जम जाते हैं, जिससे क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोटा हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कि दूसरा अगर शुक्राणु उस अंडाणु को निषेचित करने के लिए आते हैं तो उसको आने नहीं देते हैं। उसके लिए वो पॉलीस्पर्मी को वो रोकते हैं। कौन? तो कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन के बाद हम लोग समझ रहे स्पर्म एंट्री। स्पर्म एंट्री का मतलब क्या हुआ कि शुक्राणु जो है, शुक्राणु का झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंडाणु का प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों आपस में मिल गए तो दोनों के जो है न्यूक्लियस आपस समीप, एक दूसरे के समीप आएंगे, नज़दीक आएंगे। नज़दीक आने के बाद क्या होंगे कि अंडाणु का जो केंद्रक है जर्माइनल वेसिकल्स, उसमें एक कोन, एक उभार सा बन जाता है जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कोन बोलते हैं। और वही क्या करते हैं, शुक्राणु से प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल को लेते हैं ताकि जो मियोसिस 2 उसका रुका हुआ था अंडाणु का, द्वितीय अंड कोशिका का, वो पूरा हो सके। जैसे ही वो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल को लिए, उसका द्वितीय अंड मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है और उससे एक अंडाणु और एक द्वितीय पोलर बॉडी का निर्माण होता है। अब अंडाणु पूरी तरह से बन गए। अब अंडाणु और शुक्राणु का केंद्रक आपस में संलयन करेंगे और दोनों का क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आएंगे जाएंगे। तो फिर क्या होगा, उसके बाद जो है लास्ट वाला है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या होते हैं, जब दोनों का केंद्रक आपस में समीप आ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो सेंट्रियोल तो उसको दे दिए, समीप आए, दोनों का केंद्रक आपस में नष्ट हो गए। अब क्या हुए कि दोनों का सिर्फ केंद्रक के अंदर में जो बचा हुआ है डीएनए मटेरियल, जिसको हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं, क्रोमोसोम दोनों का बचा हुआ, दोनों का क्रोमोसोम आपस में संलयन करेंगे, आपस में मिलेंगे। इसी क्रिया को हम लोग कैरियोगैमी बोल लेते हैं, समझे। तो जब कैरियोगैमी कंप्लीट हो गए तब वो निषेचित अंडाणु को हम लोग क्या बोलेंगे, युग्मनज, जायगोट। ये पूरा निषेचन की घटना था। और उसके बाद निषेचन के महत्व के भी बारे में बात की कि ये द्विगुणित अवस्था को स्थापित करते हैं, ये क्लीवेज विभाजन को शुरुआत करते हैं, इससे विभिन्नता उत्पन्न होती है, ये लिंग निर्धारण में मदद करते हैं। और 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाए हैं। ये वाला एक बार ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है कि कौन सा आयन निषेचन को रोकता है, तो कैल्शियम आयन। अगर मैग्नीशियम है और कैल्शियम दोनों हैं, बोलते हैं दोनों हैं तो दोनों सही है। अगर सिर्फ बोले कोई एक चुनना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम अलग अलग ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो आप कैल्शियम को चूज कीजिएगा, क्योंकि कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए, निषेचन की घटना समझ गए। अब हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।